हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने गाइडलाइंस ऑफ एफजीआई एंड वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन के बारे में सीखा। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो क्लियर विजिबल नहीं हो तो आप अपने जो यूट्यूब की सेटिंग्स हैं वहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी को सेट कर लीजिएगा 480p पिक्सल पर, ठीक है। तो आप सेटिंग कर लोगे तो आपको वीडियो अच्छे से विजिबल होगा। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको वीडियो विजिबल हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वरना आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन। लास्ट अपन ने पढ़ा था वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन। वन ग्रुप का अपने मतलब जाना था। वन ग्रुप मतलब जब क्या हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो अपने टारगेट मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब अपने पास क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन है। टू ग्रुप से मतलब क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और उनका मतलब क्या होगा, वो क्या करेंगे, यूज वन फंक्शनल ग्रुप टू हेल्प डिस्कनेक्ट अनदर। यानी एक फंक्शनल ग्रुप क्या हेल्प करेगा, दूसरे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। जनरली अपन यहाँ देखेंगे कि अपन दोनों फंक्शनल ग्रुप को, एक फंक्शनल ग्रुप को अपन डिस्कनेक्ट करवाएंगे और दूसरा क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा डिस्कनेक्ट करवाने में। तो मैंने आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ आपको सीएक्स डिस्कनेक्शन में अगर आपको दो फंक्शनल ग्रुप मिले, ठीक है, तो वहाँ पर क्या प्रोसेस करनी है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट करवाएगा। तो अपन एग्जांपल्स में सीख लेंगे। जनरली टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है वन वन डाई फंक्शनल। वन वन डाई फंक्शनल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों। वन वन मतलब एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है। पोजीशन उनकी क्या है, वन वन मतलब एक ही कार्बन पर। डाई मतलब दो फंक्शनल ग्रुप। डाई मतलब दो और आगे फंक्शनल लिख लिया, मतलब फंक्शनल ग्रुप। यानी दो फंक्शनल ग्रुप होंगे वन वन पोजीशन पर, यानी एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप जब अटैच्ड हों तब अपन पढ़ेंगे। एक तो वन वन डाई फंक्शनल। ऐसे होता है वन टू डाई फंक्शनल भी, मतलब जो डाई फंक्शन यानी दो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो वन टू पोजीशन पर होंगे, ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। ऐसे आता है वन थ्री डाई फंक्शनल, जब दोनों डाई फंक्शनल या जो दो डाई फंक्शंस होंगे, ठीक है, सॉरी, जो डाई फंक्शन होंगे, दो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो वन थ्री पोजिशंस पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक दूसरे से वन थ्री पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप से अपने को तीन टाइप के अपन टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन पढ़ते हैं। बात आपको जनरली ध्यान में रखनी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं वन वन डाई फंक्शन। वन वन डाई फंक्शन का मतलब फिर से बता रहा हूँ आपको, जब दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हों, वन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हों। उसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ एसिटल। अब वही बात आती है, एसिटल का क्या मतलब है। एसिटल का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पर क्या हो, दो क्या जुड़े हों, मैथोक्सी एथोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मान लिया मैंने कोई एग्जांपल है पीएच OMe और यहाँ भी क्या जुड़ा है, OMe ग्रुप, मैथोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन पर। अब आपको इस एग्जांपल में क्या शो हो रहा है, ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये फंक्शनल ग्रुप है और एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा। दोनों फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, एक ही तो कार्बन पर प्रेजेंट है, ये भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये फंक्शनल ग्रुप भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक ही कार्बन पर दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो पहली बात तो दो फंक्शनल ग्रुप मतलब डाई फंक्शन हो गए, ठीक है। साथ में ही एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, किस पर प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, यानी ये हो गया वन वन डाई फंक्शनल। ये आपको पहले सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है। कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले रेट्रोसिंथेसिस का आपको सोचना है कि एक्चुअल में क्या है, डाई फंक्शन तो है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, वन वन डाई फंक्शनल हो गया। साथ में ही कैसे हैं, CX कार्बन ये रहा और ये है हेटेरोएटम, ये तो मैंने लिखा था CX का मतलब भी तो आपको जानना है साथ में, ठीक है। कार्बन होगा और एक हेटेरोएटम जुड़ा होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, या फिर जनरली क्या होते हैं और कुछ ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे साइनाइड ग्रुप्स भी हो सकता है, ठीक है, उनको नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है। तो वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेन मतलब क्या है कि कोई कार्बन होगा और कोई हेटेरोएटम या कोई हेटेरो ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो जनरली आपने देख लिया टारगेट मॉलिक्यूल, दो फंक्शनल ग्रुप भी आपने डिटरमाइन कर लिए और दोनों एक ही कार्बन पर अटैच है, यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में वन वन डाई फंक्शनल पढ़ रहे हैं। अब बात आती है यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्कनेक्शन करवाना है। सिंपल सी बात है, अपन क्या करते आ रहे हैं, जो प्रोसेस अपन ने पीछे पढ़ते आ रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ करनी है। क्या करवाना है, डिस्कनेक्शन। कहाँ से करवाएंगे, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन कर लिया, दो फंक्शनल ग्रुप है, तो कहीं से भी आप क्या करो, उस फंक्शनल ग्रुप का हेटेरोएटम और उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवा दो। आई बात समझ में, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ से बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाओ चाहे बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट कराओ, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए अपन बॉन्ड डिस्कनेक्ट यहाँ से करवा देते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, 1,1 डाई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है।
आगे बात समझ में, डाई फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, एक्स का मतलब यहाँ गया वो हेटेरोएटम यानी ऑक्सीजन से मतलब है, ठीक है। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का सिग्नल, सॉरी एरो, ठीक है। डबल लाइन एरो से रिप्रेजेंट अपन इसको करते हैं। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अपन ने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या क्या आयनिक स्पीसीज बनने वाली है। जिस तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव। इस कार्बन पर और क्या जुड़ा हुआ है, OMe, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट, साथ में एक और आयनिक स्पीसीज क्या बनी, O नेगेटिव Me, ठीक है। ये मेथॉक्साइड आयन बन चुका है। अब जनरली अपन यहाँ पे क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं, ये अपने क्या बन चुके हैं, सिंथोन बन चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, इन सिंथोन से अपन सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देंगे। इस सिंथोन से क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, देखिए मैंने बताया था हेटेरोएटम पर नेगेटिव चार्ज जब होता है तो उस पर कोई छोटा आयन जोड़ दो H+, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो MEOH बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, सिंथोन तो आपको दिख रहा है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। आपको कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये सोचिए। हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप क्या चीज़ करवा सकते हो, आप इसका एक सिंथोन बना दीजिए, सॉरी सिंथोन तो है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दीजिए। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन ये कार्बन क्या है, कोई एल्फेटिक कार्बन आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, ये कोई एल्फेटिक कार्बन तो है नहीं, ये तो किससे जुड़ा हुआ है, OMe ग्रुप से अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इस कार्बन पर आप क्या जोड़ दोगे, जो अपन पीछे करते आए हैं। जैसे यहाँ पर H+ जोड़ा है तो यहाँ पर आप OH- जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे OH- जोड़ दिया और ये क्या बन गया, OMe। इस टाइप के आपको क्या मिल गए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल चुके हैं, ठीक है। जनरली यहाँ तक तो अपन ने पीछे कर लिया है, कुछ हार्ड चीज़ नहीं है यहाँ, कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं। अब क्या है, इसका तो फर्दर और डिस्कनेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ना ही इसका कोई FGI लग सकता है। यहाँ पर क्या है, आपको शो हो रहा है एक फंक्शनल ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है, तो आप इसका फर्दर और क्या करवाओगे, डिस्कनेक्शन करवाओगे। कहाँ से, वही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से डिस्कनेक्शन करवाओगे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से क्या करवा देंगे, डिस्कनेक्शन। आगे बात समझ में, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या करवा दिया अपन ने, डिस्कनेक्शन। ये एक्स मतलब डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट करा, DIX मतलब होता है डिस्कनेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करवा देंगे, इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करवा देंगे, तो क्या बनेगा, PH, ये OH लगा हुआ है, तो यहाँ इसको कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। भाई कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। वापस से आपको ये 2 सिंथोन मिल चुके हैं, ठीक है। इन 2 सिंथोन मिल चुके हैं तो इनसे आप वापस आप क्या बना सकते हो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। क्या क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं अपन, सोचिए। ये तो यही सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा वही तो एज इट इज़ है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, MEOH। यहाँ क्या बन सकता है, सोचिए, यहाँ अपन क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, सपोज सोचिए। पढ़ चुके हैं अपन पीछे, ऐसा ही अपन पढ़ चुके हैं एक सिंथोन और उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी। आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, देखिएगा जर्नल। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करो, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन पे क्या एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ और इसी कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज भी, ठीक है। तो यही चीज़ है, कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या जुड़ा हुआ है, OH, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सिंथोन बनाया था, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया था, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया था और उसका मैंने आपको बताया भी था प्रॉपर वे कैसे कीटोन बनाते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर ने क्या किया था, ऐसा आपको मिल रहा है, शो हो रहा है सिंथोन, ऐसा सिंथोन शो हो रहा है, तो सिंथोन से आप क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दोगे, कार्बोनिल ग्रुप में उसको कन्वर्ट कर दोगे। ये अपन ने पहले सीख चुके हैं। और अगर आपको नहीं माइंड में आ रहा तो आप जनरली क्या बनाओगे, सपोज कीजिए यहाँ से क्या जाएगा, एक H+ चला जाएगा, और जब H+ जाएगा तो इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव और इस कार्बन का पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ से जनरली जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CHO। आगे बात समझ में, तो ये इस टाइप से अपन क्या करते हैं, 1 डाई फंक्शनल ग्रुप, जब एक ही कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, और CX बॉन्ड हो, ये भी फोकस कीजिएगा, CX बॉन्ड आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड जब अपन पढ़ेंगे तब अपन CC डिस्कनेक्शन भी पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहली यूनिट चल रही है जहाँ अपन CX बॉन्ड का डिस्कनेक्शन पढ़ रहे हैं, तो बात ध्यान में रखिएगा आप। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और ये अपने फाइनली क्या बन चुके हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुके हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं है, ये तो था रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ एसिटाइल। तो अब यही आंसर कंप्लीट नहीं होता, नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल,
ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल में क्या लिखोगे, वापस जो आपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया हुआ एज इट इज़ लिख देना, CHO। एक MeOH यहाँ है और एक MeOH क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये भी तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही था जो आगे फर्दर डिसोशिएट नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, और ये भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही है, दोनों ही हैं। तो यहाँ पे 2 मोल हो जाएंगे मेथनॉल के। इतनी बात क्लियर है। और इनसे सिंगल लाइन एरो, क्योंकि अपन एक्चुअल में अब क्या कर रहे हैं, अपन रिएक्टेंट से टारगेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सिंगल लाइन एरो आएगा। और अपना टारगेट मॉलिक्यूल अपन एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं। आपको लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टारगेट मॉलिक्यूल जो भी उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनानी है। और जो भी मीडियम का आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अपन एसिडिक मीडियम का अपन जनरली यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में, इसका यूज करते हैं अपन एसिडिक मीडियम का। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, आप फर्दर इनकी रिएक्शन करवा लेना, वापस आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एसिडिक मीडियम H+ है, H+ कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन, ये जो CHO है, CHO का मतलब क्या है भाई, इस स्ट्रक्चर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कार्बन तो है ही यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक H। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये H+ जो है, H+ मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इस हाइड्रोजन पे, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ अटैक करेगा, कार्बन की ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर H+ को देगा, और फर्दर रिएक्शंस कंप्लीटेशन होती रहती है आगे तक। ठीक है। इसके मैकेनिज्म मैं नहीं करवाऊँगा, आपको मैकेनिज्म की कोई नीड नहीं है, और इतनी बेसिक रिएक्शन है, आपको इसकी मैकेनिज्म तो आनी ही चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं आती है और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसकी मैकेनिज्म भी करवा दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बाकी आपका मेन आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है। आप रेट्रोसिंथेसिस कीजिए पूरा, और फिर एक सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल करके एक रिएक्शन लिखिए, और यहाँ रिएजेंट लिख दीजिए, बस इतना आंसर सफिशिएंट है। बाकी लैंग्वेज लिखनी है बीच में, वो तो लिखनी ही पड़ेगी, वो आप बुक्स वगैरह से देख सकते हो। ठीक है। बाकी लैंग्वेज अपनी बना के भी लिख सकते हो, कुछ अपने अलग नहीं किया है, जो प्रोसेस अपन ने किए वही अपन लिख रहे हैं, वही अपन लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये था 1,1 डाई फंक्शनल। अब अपन पढ़ेंगे 1,2 डाई फंक्शनल। ठीक है। लेकिन उससे पहले इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अपन बात करें एग्जांपल नंबर 2 की, कोई अपने पास ये कंपाउंड है, कंपाउंड कहूँ या देख लीजिएगा, और आपको बताना भी है फर्दर आगे, ये अपने पास कोई क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। इस कंपाउंड को अपने को क्या करना है, ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है। इस टारगेट मॉलिक्यूल का अपने को क्या करना है, शो नहीं हो रहा होगा शायद, देखिएगा। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन दोनों एक ही कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं। 1,1 डाई फंक्शनल तो अपन बोल नहीं सकते। ठीक है। पोजीशन भी अलग अलग है, आई बात समझ में। और देखें तो जैसे ये इस कार्बन से यहाँ पर अगर रिंग के कार्बन से अटैच आप मानो, तो ये तो जैसे 1, ये तो 2 पोजीशन पे अटैच्ड है, और ये 1 पोजीशन पे अटैच है। तो यहाँ पर 1,1 या 1,2 डाई फंक्शनल आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, इसको 1,1 डाई फंक्शनल बना सकते हो। कैसे बनाएंगे अपन इसको 1,1 डाई फंक्शनल? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एमीन का जब आप रिडक्शन करते हो, एक्चुअल में तो जब आप साइनाइड का रिडक्शन जब या नाइट्राइल का जब आप रिडक्शन करते हो, साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है, उसका जब रिडक्शन करते हो तब आपको मिलती है एमीन। वो तो थी अपनी नॉर्मल एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली रिएक्शन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई। ठीक है। उसी चीज़ को मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने नाइट्राइल से आपने एमीन बना दिया, लेकिन आपको एमीन से नाइट्राइल बनाना, तो भी आप क्या लिखोगे, रिडक्शन ही लिखोगे डबल लाइन एरो पर। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ से बना, अगर इस एमीन को, इस CH2NH2 अगर अपन कन्वर्ट कर दें नाइट्राइल में, तो वो प्रोसेस अपनी क्या होगी, वो अपनी प्रोसेस होगी FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। और कैसी प्रोसेस होगी, रिडक्शन की प्रोसेस वो होगी। और बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, बनने वाले कंपाउंड को अपन बोलेंगे। आई क्या बात समझ में? इसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। एक्चुअल में तो रिडक्शन किसका हुआ है, एक्चुअल में तो ये तो भैया अपन रिवर्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन क्या थी, एक्चुअल में रिएक्शन थी, ये तो था अपना कोई रिएक्टेंट, ये कोई नाइट्राइल ग्रुप था या साइनाइड ग्रुप था, और ये साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप किस में रिड्यूस्ड हुआ है और क्या बनाता है, एमीन बनाता है, CH2NH2 बनाता है। ये अपन पिछले लास्ट लेक्चर में अपन सीख भी चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको FGI रिडक्शन कर दोगे, इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दोगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन भी अपन इसको बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, जब एक ही कार्बन पे क्या हो, OH और साइनाइड दोनों ग्रुप अटैच्ड हो। अब 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, एक हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है और एक क्या है, साइनाइड या नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। और दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच है, तो बोल सकते हैं अपन इसको क्या, 1,1 डाई फंक्शनल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते।
बोल सकते हैं आसानी से। साथ में ये CX भी है। CX कैसे है, C ये रहा और X मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, साथ में C ये रहा और X ये रहा। देखिए आप यहाँ इस कार्बन को अकेले अलग कंसिडर नहीं करोगे, साइनो ग्रुप है, पूरा साइनो ग्रुप है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरा साइनो ग्रुप है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साइनाइड में कार्बन कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। साइनो पूरा ग्रुप है एक, ठीक है, एक हेटेरो ग्रुप है, बात ध्यान में रखिएगा। तो हो गया ना, ये भी CX बन चुका है और ये भी CX बन चुका है, डाई फंक्शनल ये हैं और 1-1 पोजीशन पर हैं, ठीक है। तो इस टारगेट मॉलिक्यूल को देख के तो समझ में नहीं आएगा कि ये 1-1 है या 1-2 है या 1-3 है, लेकिन अपन इस एमीन ग्रुप का अपन रिवर्स रिडक्शन करवा के अपन क्या बना सकते हैं, साइनोहाइड्रिन बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं, साइनोहाइड्रिन। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अपन यहाँ से करवा सकते हैं आसानी से डिस्कनेक्शन, ठीक है। डिस्कनेक्शन भी कौन सा, 1-1 डिस्कनेक्शन। ये आपको लिखना पड़ेगा इस डबल लाइन एरो के ऊपर कि एक्चुअल में आप क्या करवा रहे हो, ठीक है। तो कहाँ से करवा देंगे, चलिए अपन इस साइनो ग्रुप का अपन क्या करवा देते हैं, डिस्कनेक्शन करवा देते हैं। यहाँ से क्या करवा दिया, डिस्कनेक्शन करवा दिया। जैसे यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाया, कौन कौन सी आयनिक स्पीसीज बनी, देखिएगा। साइनो ग्रुप क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है साइनो ग्रुप, ठीक है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, साइनो ग्रुप की ओर जाएंगे। तो साइनो पर आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये आएगा CN-, ठीक है। और ये बन चुके हैं सिंथोन, ये बन चुके हैं सिंथोन, और इन सिंथोन से अपन क्या बना देंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा पीछे भी अपन पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं अपन। ये का ये अपने पास सिंथोन आया था पीछे भी, ये सिंथोन यहाँ पे भी आ रहा है, कार्बन पे प्लस और उससे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। तो वहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं एक्चुअल में, वहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, उस पूरे सिंथोन को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस टाइप से करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। यहाँ पर CN- है, ठीक है, और एक पूरा ग्रुप है, यहाँ पर आप H+ जोड़ सकते हो आसानी से। तो क्या बन जाएगा HCN, और ये आपके पास क्या बन जाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और ये आपकी रिएक्शन यहीं कंप्लीट हो जाती है, और यहीं आपको क्या मिल जाते हैं, रिएक्टेंट मिल जाते हैं या सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाते हैं आसानी से। तो आई होप ये रिएक्शन इतनी हार्ड नहीं है, थोड़ा बस आपको ध्यान रखना है, इस एमीन को आप कन्वर्ट करो साइनो ग्रुप में। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। और फिर ये 1-1 डाईफंक्शनल ग्रुप आपको शो हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1-1 डिस्कनेक्शन करवा के सिंथोन बनाइए, और सिंथोन से आप बना दीजिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसको कैसे अपन इसमें कन्वर्ट किया, ये अपन स्टार्टिंग क्लास में सीख लिया था कि सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये सिंथोन वहाँ पर भी था, आपने नोट्स में देखिएगा, कार्बन पर प्लस और उससे जुड़ा है एक OH ग्रुप। तो उस कार्बन और उस OH दोनों ग्रुप्स को यहाँ तक इस पूरे पार्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक था ये एग्जाम्पल। इसी का आप क्या कर दोगे, अब ये तो था रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, ठीक है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस था। अब आप क्या करोगे, पूरा आंसर लिखने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। इस टारगेट मॉलिक्यूल का आपको सिंथेसिस करना है। तो कुछ नहीं, जो भी आपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया वो लिखिए, और एक सिंगल लाइन एरो लिखेंगे, क्योंकि रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगी, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, सिंगल लाइन एरो। और जो भी अपने टारगेट मॉलिक्यूल बनाया है वो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप 2 स्टेप में भी लिख सकते हो। जैसे बीच में ये भी तो बनता है, तो आप चाहो तो ये भी बीच में लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, OH और CN, और इससे आप क्या बना दोगे, फर्दर आगे टारगेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ से यहाँ की प्रोसेस है, तो यहाँ से यहाँ की प्रोसेस में तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, वही आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम। और ये रिएक्शन की मैकेनिज्म में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, H+ है, वही जो पीछे मैंने आपको बताया। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पर इसको देगा, यहाँ से OH ग्रुप बन जाएगा, साइनो ग्रुप फिर यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन से टारगेट मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे, जस्ट आप क्या कर दोगे, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ भी तो आप FGI में रिवर्स रिडक्शन शो कर रहे हो, तो एक्चुअल में तो रिडक्शन ये था, ठीक है। लेकिन आप जब इससे ये बनाओगे, जैसे ये से बना रहे हो, ये तो कर रहे हो आप टारगेट मॉलिक्यूल से ये बना रहे हो, तो यही तो है वो चीज़, ठीक है, यही तो है एक्चुअल में। इससे ये बना रहे हो, तो यहाँ पे अपन यहीं से ये तो कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ की प्रोसेस क्या है, एक्चुअल रियल रिडक्शन तो यही है, तभी अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, डबल एरो पर रिडक्शन लिखते हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं 1-2 डाईफंक्शनल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो क्या है, 1-2 डाईफंक्शनल।
वन टू डाई फंक्शनल को अपन कैसे डिस्कस करते हैं देखिएगा, वन टू डाई फंक्शनल में भी कुछ अलग चीज़ नहीं है, वही बातें आती हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और एक दूसरे से 1 2 पोजीशन पर वो प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे से किस पोजीशन पर होंगे, 1 2 पोजीशन पर होंगे। और इसके एग्जांपल्स भी अपन ने फर्दर कर लिए थे, लेकिन अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ भी। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, ठीक है, और वो न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर ईथर हो सकता है, कोई एस्टर हो सकता है, कोई बेमाइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली कोई यहाँ पे क्या है, जब मैंने न्यूक्लियोफाइल लिख दिया, न्यूक्लियोफाइल लिखो आप, चाहे यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, दिख चुका होगा आपको, ये टारगेट मॉलिक्यूल है और टारगेट मॉलिक्यूल में आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख चुके होंगे, एक हाइड्रोक्सिक फंक्शनल ग्रुप और एक ये न्यूक्लियोफाइल वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दोनों फंक्शनल ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, पोजीशन चेक कर सकते हो, ठीक है। 1 2 डाई फंक्शनल लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से 2 नंबर वाले पोजीशन पर प्रेजेंट है। जैसे मैं बात करूँ यहीं से मैं अगर नंबरिंग करूँ तो ये 1 है, ठीक है, इससे नेक्स्ट कार्बन 1 नंबर कार्बन है, फिर ये 2 नंबर कार्बन, और 2 नंबर कार्बन से तो क्या जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पर अपन आगे एग्जाम्पल और भी करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पहला फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये रहा। अब पहले फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में क्या डिफरेंस होगा, इससे नेक्स्ट कार्बन को 1 नंबर कार्बन देंगे, फिर 2 नंबर कार्बन, और 2 नंबर कार्बन पे तो क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं 1 2 डाई फंक्शनल, 1 2 डाई फंक्शनल CX डिस्कनेक्शन, अपन इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से डिस्कनेक्शन की, तो यहाँ से क्या करवा सकते हो, 1 2 डिस्कनेक्शन करवा सकते हो। कहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड उठेगा, यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस साइड में शिफ्ट होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव प्लस इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ इस तरीके की स्पीसीज बन जाएगी। ये आपके बन चुके हैं सिंथोन, और इन सिंथोन से अपन क्या बना देंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इस न्यूक्लियोफाइल पर, जैसे इस न्यूक्लियोफाइल की जगह आप सपोज कीजिए, अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप यहाँ पे OH ही मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप OH भी मान सकते हो, OH भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, OH मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों OH के हैं 1 2 पोजीशन पर प्रेजेंट है एक दूसरे से, चाहे आप इस OH को तोड़ो, चाहे इस OH को तोड़ो, जो भी आपकी मर्जी हो। चलिए इस OH को तोड़ दिया तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, OH माइनस ही तो निकलेगा, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, चाहे OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पर आप क्या जोड़ सकते हो, OH माइनस पर कोई भी H प्लस जोड़ सकते हो, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ इस सिंथोन से आपको क्या मिलेगा वो आप सोचिए, इस सिंथोन से आपको क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेगा वो सोचिए। अगर आपको याद हो तो अपन ने एपॉक्साइड बनाया था, इस सिंथोन से अपन ने जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट अपन ने बनाया वो अपन ने क्या बनाया था, एपॉक्साइड। सोचिए, याद कीजिए, देखिए ये रहा, ये कार्बन है, कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, और इसी कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज हो तब बनता है एपॉक्साइड या ऑक्सीजन बनता है, साइक्लिक ईथर बनता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। वही तो यहाँ पर है, कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है उस पर प्लस चार्ज है, तो अपन क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन या एपॉक्साइड सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ये जनरली बना कैसे, अगर आपको माइंड में रखना है तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और इस कार्बन का पॉजिटिव आपस में बना लेंगे बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा आपका, ये तो बनेगा एपॉक्साइड। तो बस सिंपल वे में आपको समझना है। तो ये बनता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस रिएक्शन से। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये तो आपका था रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, और आप कर सकते हो सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। कैसे लिखोगे, जो भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उनको लिखोगे पहले H2, और डायरेक्ट क्या बना दोगे, अपना जो प्रोडक्ट बना है वो आप बना दोगे टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब रिएक्शन में जो भी यहाँ पे रिएजेंट होगा वो पार्टिसिपेट करेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा इसी तरीके से, ठीक है। कुछ हार्ड चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या मिलेगा आपको, यही एज इट इज़ मिल जाएगा, OH OH। तो ये था आपका कंप्लीट आंसर इस एग्जाम्पल का, ठीक है। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस लिखना है और फिर आपको सिंथेसिस करना है। आई होप अब तो आपके लिए काफ़ी इजी हो गया होगा। आप बार बार जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस। चलिए कुछ और फर्दर एग्जांपल्स की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, इसी में 1 2 डाई फंक्शन में आपको यह एग्जांपल और करवा रहा हूँ मैं। एक कंपाउंड ये है,
ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है, ये कोई रिंग है, बेंजीन रिंग है, इससे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे जस्ट क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर सी डबल बॉन्ड हो, फिर ये कार्बन है, ध्यान रखिए कार्बन है, इससे ऑक्सीजन अटैच है और फिर ये क्या है, सी डबल बॉन्ड और आर। ये टारगेट मॉलिक्यूल आपको जनरली दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टारगेट मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। फंक्शनल ग्रुप देख सकते हो आप, एक फंक्शनल ग्रुप तो आपको ये मिल रहा है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। RCOO पूरा आर ग्रुप, ठीक है। तो एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक तो है, ठीक है। तो दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर है वो आपको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको मेरी आईयूपैक नेमिंग में बताया था, आपको कॉमन नेमिंग में बताया था, जब भी आप नेमिंग वगैरह करो, नंबरिंग करो आप, ठीक है, किसी कार्बन चेन की नंबरिंग करो, तो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उसका कार्बन भी आप कंसिडर करो, उसके कार्बन को आप छोड़ नहीं सकते, उसके कार्बन को भी आप कंसिडर करो। ये मैंने बात आपको अच्छे से बताई थी, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। 1 है, 1 है, 1 वो अपने को चेक करना है। ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन भी कंसिडर होगा, क्योंकि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो उसके कार्बन को भी नंबर देते हैं अपन। तो 1 नंबर कार्बन ये, 2 नंबर कार्बन ये। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों फंक्शनल ग्रुप 1-2 पोजिशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। 1-2 पर भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा एक्चुअल में 1-2 डिस्कनेक्शन अपन यहाँ से करवाएंगे सबसे पहले, आई बात समझ में, ठीक है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो भी 1 और 2, तो भी क्या बोलते हैं अपन, 2 नंबर पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अब आप कार्बन और हेटेरोएटम का बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करवाना है अपने को। अब बात आती है कौन से को अपन पहले डिस्कनेक्ट करवाएं, है क्या बात समझ में। एक अपने पास एस्टर ग्रुप है और एक अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो वही जो अपनी सबसे पहले डिस्कनेक्शन की जो अपन ने गाइडलाइन सीखी थी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही फंक्शनल ग्रुप पहले क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा। ये तो अपन ने सीखा था। तो अपन डिस्कनेक्ट कहाँ से करवा देंगे, अपन एस्टर ग्रुप से डिस्कनेक्ट करवा देंगे। अपन ये कार्बन और ये हेटेरोएटम का बॉन्ड क्या करवा देंगे, डिस्कनेक्ट करवा देंगे, क्योंकि एस्टर क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है देन कार्बोनिल। ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी, समझाई थी, ठीक है। देन चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये बॉन्ड को अपने को क्या करवाना है, यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाना है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा। तो देखिएगा क्या बनेगा, Br कार्बन, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक ये सिंथोन बनता है और एक सिंथोन क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन और ये एल्काइल ग्रुप, ये दो क्या बनते हैं आपके, सिंथोन बनते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी इतनी, ठीक है। दोनों सिंथोन है, सिंथोन से आप क्या बना दीजिए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दीजिए इजी वे में। कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं, चलिए देखते हैं। देखिएगा ये क्या है, देखिएगा अगर इस कार्बन पर प्लस होता, इस कार्बोनिल के कार्बन पर प्लस होता, तब मैं ये नहीं कहता कि एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसके कोई भी हैलोजन ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। ये भी इसका भी एग्जाम्पल कर चुके हैं। लेकिन अब इस कार्बोनिल के कार्बन पर प्लस चार्ज नहीं है, बल्कि कैसे अटैच्ड कार्बन पर प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको एलिफेटिक कार्बन मान सकते हो और आसानी से क्या जोड़ सकते हो, कोई भी हैलोजन ग्रुप जोड़ सकते हो। तो जनरली अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी हैलोजन ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है। कौन सा हैलोजन ग्रुप जोड़ें, देखिए यहाँ पर ब्रोमीन है तो आप एक इजी वे के लिए आप क्या जोड़ सकते हो, यहाँ पर ब्रोमीन ही आप जोड़ दीजिए। बाकी क्लोरीन आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी इस चीज़ पे फ़र्क पड़ सकता है कि कौन सा हेलोजन्स में भी कौन सा बेटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन एक कन्विंस के लिए कि यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम हो जाएं, इसीलिए अपन क्या करते हैं, सेम सेम ग्रुप अटैच कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप क्या जोड़ सकते हो, हेटेरोएटम पर नेगेटिव चार्ज है तो आप आसानी से क्या जोड़ सकते हो, H+ जोड़ सकते हो और ये क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। आई बात समझ में। ये दोनों अपने क्या बन चुके हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुके हैं। तो ये था आपका कंप्लीट एक रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, और इसी से आप क्या बना सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो आसानी से, सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल में आप क्या लिखोगे, दोनों रिएक्टेंट्स लिखोगे, सिंगल लाइन एरो लगाओगे और ये टारगेट मॉलिक्यूल भी लिख दोगे, और बीच में आप कोई भी रिएजेंट जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, बेस है या फिर कोई भी सोल्ट है, ठीक है, तो वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, एसिड वगैरह कोई भी, ठीक है। तो ये था इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। इजी वे में आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करना है और किस पोजीशन पर है वो चेक करना है, ठीक है। देखिए एक्चुअल में इसको थोड़ा सा अलग वे में लिख ही दिया अपन ने, बाकी अगर ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल देते तो आपको माइंड में
चलो ये तो चेक कर लो आपकी डाई फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन 1 2 होना 1 3 होना वो सब अगर आपके माइंड में ना भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और फर्दर आपको डिस्कनेक्शन ही करवाना है। लेकिन डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाएं, ठीक है, कहाँ से अपन डिस्कनेक्शन करवाएंगे, हेटेरोएटम और कार्बन से तो बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई इस फंक्शनल ग्रुप में कोई आपको हेटेरोएटम तो शो हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई हेटेरोएटम थोड़ी ना शो हो रहा है अपने को, नहीं, हेटेरोएटम यहाँ है, लेकिन क्या इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड को डिस्कनेक्ट थोड़ी ना करवाएंगे, क्योंकि तो डबल बॉन्ड है, ये तो डिस्कनेक्ट होगा नहीं। तो बचा कौन सा, कार्बन और हेटेरोएटम, हेटेरो बॉन्ड, ये तो बचा, कार्बन ये रहा और हेटेरोएटम ये रहा और इसका बीच का बॉन्ड ये रहा, बस ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि एक फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप इस फंक्शनल ग्रुप के डिस्कनेक्शन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इसका खुद का थोड़ा ना डिस्कनेक्शन हुआ है, कहीं तक नहीं हुआ, लास्ट तक इसका डिस्कनेक्शन नहीं हुआ, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, इसके डिस्कनेक्शन को ही प्रमोट कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, इसकी पोजीशन को बता रहा है और फिर वहीं से अपन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, थर्ड अपन पढ़ रहे हैं 1 3 डिस्कनेक्शन या 1 3 डाई फंक्शनल ग्रुप का डिस्कनेक्शन अपन पढ़ रहे हैं। जब फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से 1 3 पोजीशन पर प्रेजेंट हो तब अपन किस तरीके से डिस्कनेक्शन करवाते हैं। इसके लिए अपन मैं एक दो एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, देखिएगा। पहला एग्जांपल जनरली मैं आपसे बात करूँ कि ये कोई एग्जांपल है, कोई फेनल ग्रुप है, कोई सल्फर एटम है और ये कोई CWMe ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये थायोएथर प्रेजेंट है, ठीक है, और एक क्या है, आपका एस्टर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपको पता है एस्टर ग्रुप का तो डिस्कनेक्शन होता नहीं है, ठीक है, तो जनरली अपन एस्टर ग्रुप का डिस्कनेक्शन होता है, लेकिन ये क्या है, फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, अपन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अपन रिएक्टिविटी तो चेक करेंगे कि पहला किसका डिस्कनेक्शन होगा। तो ये अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मिले, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मिले तो उसको भी नंबरिंग के दौरान कंसिडर करना है। तो एक्चुअल में तो ये क्या है, एक्चुअल में तो इसको अपन कैसा बना सकते हैं, CWMe को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CWMe को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, ठीक है, थोड़ा ओपन करके, ठीक है। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन कर दिया ऐसे नंबरिंग, 3 नंबर कार्बन तक हो गया ना, 3 नंबर पे मिल गया ना अपने को दूसरा फंक्शनल ग्रुप थायोएथर, ठीक है। तो 1 3 डिस्कनेक्शन यही होता है अपना 1 3 डिस्कनेक्शन। और ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एस्टर ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर ये थायोएथर है, थायोएथर ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सल्फर क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, वो इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन ईजी वे में ले सकेगा, या कहूँ ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन ईजी वे में दे देगा उस इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो कम बंधे होते हैं, ज़्यादा इतने अट्रैक्ट नहीं होते इसके न्यूक्लियस से, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन ऑक्सीजन, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो भाई इसका डिस्कनेक्शन होगा। तो चलिए डिस्कनेक्शन करवा देते हैं। डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाएंगे, 1 2 3 पोजीशन से अपने करवा दिया इसका डिस्कनेक्शन। तो यही क्या होता है, 1 3 डिस्कनेक्शन, ठीक है। दूसरे ग्रुप की 3 पोजीशन से डिस्कनेक्ट करवा देंगे। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, इस कार्बोनिल ग्रुप की दूसरी पोजीशन से डिस्कनेक्ट करवा दिया, ऐसे अपन क्या करेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप की 3rd पोजीशन से डिस्कनेक्ट करवा देंगे। यही अपना होता है अपना 1 3 डिस्कनेक्शन। तो 1 3 डिस्कनेक्शन करवाते हैं। यहाँ से क्या क्या यानी कि स्पीसीज बनी, इस सल्फर पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये अपने पास क्या बन चुके हैं, सिंथोन बन चुके हैं। और इन सिंथोन से जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे वो क्या क्या मिलेंगे अपने को, सोचिए वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या क्या बनेंगे। हाइड्रोएटम पर नेगेटिव चार्ज तो क्या जोड़ देंगे, छोटा आइटम H+, ठीक है। यहाँ ये क्या कैसा कार्बन है, भाई एलिफेटिक कार्बन है, दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। यहाँ जो चीज़ बनने वाली है वो क्या बनने वाली, देखिए ये सिंथोन भी अपन पढ़ चुके हैं, इस सिंथोन भी अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा है देखिएगा, ये रहा, आपको शो हो रहा होगा, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट कार्बन और उससे भी नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता है, यहाँ बनता है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। यही तो ये चीज़ है, कार्बोनिल ग्रुप आपको शो हो रहा है, उससे नेक्स्ट कार्बन दिख रहा है और फिर उससे भी नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यही तो यहाँ पर है, कार्बोनिल ग्रुप देन नेक्स्ट कार्बन और देन नेक्स्ट कार्बन एंड देन पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाता। तो यहाँ भी क्या बनेगा एक्चुअल में ये आपको मिलता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ से। तभी मैंने आपको बताया था कि वो पूरी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, ये जो सीरीज़ अपन ने लिखी थी सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट की, पूरी सीरीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्या बनते हैं, सिंथेटिक
इक्विवेलेंट। आई होप ये बात समझ में आई होगी, एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा 1,3 डिस्कनेक्शन का। ये तो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस था। इसी तरह आप क्या लिख सकते हो, सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, ये आप लिख सकते हो इजी वे में। कुछ नहीं, आपको इन रिएक्टेंट से बनाना है वापस प्रोडक्ट, एक सिंगल लाइन एरो के थ्रू आपको शो करना और उस पर आपको रिएजेंट शो करना। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो ये था 1,3 डिस्कनेक्शन। अगर आप चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन उसका मैं सिर्फ आपको एक रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस बता रहा हूँ। सिंथेसिस आप खुद कर लेना। जैसे मैं बात करूँ, ये कोई एग्जाम्पल है, खुद सोचिएगा कि कहाँ से डिस्कनेक्शन होगा। ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, कुछ इस तरीके का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल शो हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अब अपन डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो देखिएगा, एमीन आपको दिख रही है और आपको कार्बोनिल, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। कार्बोनिल का डिस्कनेक्शन होता नहीं है, एमीन का डिस्कनेक्शन होता है, लेकिन एक दूसरे से किस पोजीशन पर है वो चेक कीजिए। कार्बोनिल का कार्बन भी आपको नंबरिंग में कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में जब भी कार्बन आएगा तो उस कार्बन को नंबरिंग देनी है, 1 2 3। आ गया ना थर्ड पोजीशन पर एमिनो ग्रुप, ठीक है, एमिन ग्रुप मिल रहा है। तो डिस्कनेक्शन कहाँ से करवा देंगे, यहीं से अपन क्या करवा देंगे, इसका डिस्कनेक्शन करवा देंगे, सिंपल सा। तो क्या क्या यानी कि स्पीशीज बनती हैं, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बाकी एक और सिंथोन क्या बनेगा, पीएच, इस कार्बन पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये, इनसे आप बना दीजिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो देखिए ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो अभी अपन ने किया है, यही तो है ये एज इट इज, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट कार्बन वैकेंट पड़ा है और देन नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो इससे तो बनने वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो एज इट इज ही यही होगा, बस यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये प्लस चार्ज हट जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो क्या बन जाएगा, एन, यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बनते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ से। तो आई होप आपको 1,3 डिस्कनेक्शन भी समझ में आया होगा, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, 1 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। डिस्कनेक्शन की गाइडलाइंस देख ली, फंक्शनल ग्रुप की गाइडलाइंस अपन ने देख ली। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट कीमो सेलेक्टिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, उसकी गाइडलाइंस भी आपसे पूछी जाती हैं कि कीमो सेलेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है और उसकी गाइडलाइंस क्या क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन अब वो स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कीमो सेलेक्टिविटी। देखिए कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, जनरली मैं कहूँ तो ये चीज़ अपन पढ़ भी चुके हैं, जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं अभी गाइडलाइन में या इसकी गाइडलाइंस में पढ़ेंगे या इसकी डेफिनेशंस में पढ़ेंगे, वो सब अपन पढ़ चुके हैं एक्चुअल में, लेकिन अभी उसी को थोड़ा एक नया मॉडिफाइड फॉर्म दिया गया है। देखिएगा क्या होती है कीमो सेलेक्टिविटी, व्हेन ए मॉलिक्यूल कंटेन 2 और मोर रिएक्टिव ग्रुप, जब एक मॉलिक्यूल क्या रखे, 2 या 2 से ज़्यादा क्या रखे, रिएक्टिव ग्रुप्स रखे। तो अपन ने ये एग्जाम्पल्स भी किए हैं, 2 से 2 रिएक्टिव ग्रुप वाले अपन ने फंक्शनल ग्रुप्स भी अपन ने देखे हैं, ठीक है। तो व्हेन ए मॉलिक्यूल कंटेन 2 और मोर रिएक्टिव ग्रुप एंड वी वांट टू रिएक्ट वन ऑफ देम, ठीक है। अभी भी जस्ट एग्जांपल किए अपन ने 2 फंक्शनल ग्रुप वाले, और अपन ने क्या सोचा है कि एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे उनमें से, और अपने एक को रिएक्ट करवाते भी हैं। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि वी वांट टू रिएक्ट वन ऑफ देम बट नॉट द अदर, लेकिन दूसरे के साथ अपन रिएक्ट नहीं करवाते हैं। देन प्रॉब्लम अराइज, तब एक प्रॉब्लम अराइज होती है, और इसी को अपन बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा अपने को रिएक्टिव ग्रुप्स मिले, मतलब दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या हो, रिएक्टिव हों, अपनी अपनी जगह दोनों ही रिएक्टिव होते हैं, और अपन चाहेंगे कि उनमें से केवल एक ही रिएक्ट करें, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही रिएक्ट करेगा ना, दोनों तो रिएक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो उनमें तो भी अपन चाहेंगे कि एक रिएक्ट करें और एक रिएक्ट नहीं करें, बट नॉट द अदर। तब प्रॉब्लम हो जाती है कि किसको अपन पहले रिएक्ट करवाएँ। ये प्रॉब्लम अराइज होगी कि नहीं होगी भाई, सिंपल बात है, 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे और आपको चूज़ करना होता है कि अपन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट पहले करवाएं। तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना, उसको डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होगी कि अपन कौन से फंक्शनल ग्रुप को अपन पहले रिएक्ट करवाएं। तो वही जो प्रॉब्लम है उसी को अपन बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी, और यही जो रिएक्शंस होती हैं कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहलाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उनमें से अपने को चूज़ करना होता है कि अपन एक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाएं, लेकिन वो एक फंक्शनल ग्रुप अपन कैसे चूज़ करें, ये प्रॉब्लम है, और उसी प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। और वो जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये प्रॉब्लम दूर कैसे की जाए, उसके लिए आती हैं गाइडलाइंस। पहले गाइडलाइंस अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा जो पहली गाइडलाइंस है वो है व्हेन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट
एंड वन इज़ मोर रिएक्टिव देन अदर। अब आप कहोगे कि सर ये रिएक्शन, ये जो गाइडलाइन तो पढ़ी हुई है, पहले पढ़ भी चुके हैं, ये अपन बात तो पढ़ ही चुके हैं कि जब दो फंक्शनल ग्रुप अपने पास हों और उनमें से अपन ज़्यादा रिएक्टिव को पहले रिएक्ट करवा देते हैं, तो वही तो ये गाइडलाइन है। तभी तो मैंने कहा था एक्चुअल में ये सब चीज़ें अपन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा उनको एक अलग वे दे दिया लिखने का, बताने का, बाकी चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं ना अपन कि दो फंक्शनल ग्रुप हों तो अपन को तो रिएक्शन उससे करवाने जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप पहले डिस्कनेक्ट होगा। ये बात है अपन डिस्कनेक्शन की गाइडलाइन में पढ़ चुके हैं, वही लाइन यहीं पे दे दी थोड़ा अलग वे में। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको क्या है, व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एंड वन इज़ मोर रिएक्टिव देन अदर, जब एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव हो तो वही रिएक्ट कर जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल है, टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। अब बात आती है यहाँ कहाँ से डिस्कनेक्शन अपन करवाएं। आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दिख रहा है, अपन यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाएं या फिर अपन यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाएं या यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाएं। जनरली आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डिस्कनेक्शन नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का तो क्या हो सकता है, FGI हो सकता है, जो अपने टोलुइन बनाया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इसका अपन ने क्या बनाया था, टोलुइन बना दिया था। यहाँ पे CH3 ग्रुप याद आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा तो लास्ट लेक्चर देखिएगा अच्छे से, अपने नोट्स रिवाइज कीजिएगा। अब बचा कौन सा, ये ईथर। ईथर में अपने को क्या करना है, डिस्कनेक्शन करवाना है। ठीक है, पहला काम तो डिस्कनेक्शन का ही। अपन FGI पे तो अपन बाद में जाते हैं जब डिस्कनेक्शन फेल हो जाता है। अब जब डिस्कनेक्शन ही वैलिड है तो अपन FGI पे क्यों जाएंगे। तो पहले डिस्कनेक्शन की बात करते हैं। डिस्कनेक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता नहीं है, कौन देगा, ईथर देगा। ईथर कहाँ से देगा, इधर से तोड़ूँ या इधर से तोड़ूँ, खुद सोचिए। डिस्कनेक्शन कहाँ से फेवरेबल होगा, ये डिस्कनेक्शन फेवरेबल होगा, सोचिए ये डिस्कनेक्शन फेवरेबल होगा या फिर ये डिस्कनेक्शन फेवरेबल होगा। क्यों, क्योंकि डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाना है, कार्बन या कहूँ हेटेरोएटम टू द नेक्स्ट कार्बन। हेटेरोएटम से नेक्स्ट कार्बन ये रहा, यहाँ का डिस्कनेक्शन भी हो सकता है, और हेटेरोएटम से नेक्स्ट कार्बन ये भी है, तो यहाँ भी डिस्कनेक्शन हो सकता है। कौन सा डिस्कनेक्शन वैलिड होगा, सोचिए। अब यहाँ के 2-3 रीज़न हैं, बुक में भी आपको जनरली एक रीज़न मिल सकता है, लेकिन अपन 1-2 रीज़न पर और अपन बात करेंगे। पहला रीज़न ये है, अगर आपने ये डिस्कनेक्शन करवा दिया, चलिए अपन करवाते थे कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन, देखते हैं क्या बनता है। ये डिस्कनेक्शन करवाने पर यहाँ बनेगा COH, और ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो इस कार्बन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बनता है, ऑक्सीजन पर माइनस। ये कुछ सिंथोन बनते हैं, और इस सिंथोन की अपन बात कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन वो होता है, तो ऐसी स्पीसीज तो अपन बनाते भी नहीं हैं। ये बात अपनी हो चुकी है, हुई कि नहीं हुई, हुई है ना, तो अपने डिस्कनेक्शन नहीं करेंगे। पहली बात तो ये, इस वजह से डिस्कनेक्शन नहीं होगा यहाँ से। दूसरा एक रीज़न और भी है। दूसरा रीज़न क्या है, वो अपन सीखेंगे जब अपन ये वाला डिस्कनेक्शन करवाएंगे तब। देखिएगा, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन करवा दिया, ये वाला रेड कलर वाला, तो क्या होगा, COH, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। आई बात समझ में, ठीक है। अब दूसरा मैं कहूँगा, ये जो डिस्कनेक्शन है ये वैल्यूएबल है, एकदम सही डिस्कनेक्शन है, और ये गलत है। तो उसका पहला रीज़न तो मैंने ये दे दिया कि अगर आप ये डिस्कनेक्शन करवाओगे तो यहाँ पे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये जो कार्बन है कितने ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और sp2 कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन होता है। ठीक है, खुद सोचिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल हो सकता है, क्योंकि एक नेगेटिव स्पीसीज पे तो नेगेटिव ही स्टेबल हो सकता है, एक पॉजिटिव स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज ही स्टेबल रह सकता है। आप तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो, वो तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या है, sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये इस प्लस चार्ज को झेल लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती इस प्लस चार्ज को यहाँ पे पड़े रहने में। आई बात समझ में, इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल भी होता है। देन एक रीज़न और भी आता है, ये तो हुई इन कैटाइन के बेस की स्टेबिलिटी के बेस पर अपने स्टेबिलिटी बताई। अब बात कर रहे हैं, थोड़े इनकी भी बात कर लेते हैं। ये भी एक अनस्टेबल है, क्यों, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और आपको बता दूं ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रिंग पर फैलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है जितना ज़्यादा इस रिंग पर फैलेगा, या कहूँ इस नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल बना रहेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ तो इसको फैलने के लिए कोई जगह है नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कब फैले, जब इधर को रेजोनेंस वगैरह का कोई सिस्टम हो, तभी तो फैलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेजोनेंस है,
ठीक है, देखिएगा इस ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ क्या डबल पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो जनरली क्या होते हैं, ये इधर शिफ्ट होते हैं, ये इधर शिफ्ट होते हैं, तो इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज भी इधर डिस्पर्स होगा, फैलेगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये नेगेटिव चार्ज। इस वजह से नेगेटिव क्या हो रहा है, इस पूरी रिंग में डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है, और उसी वजह से क्या है, इसकी स्टेबिलिटी है। और बुक में इसी को लिखा गया है कि आपके फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्यों, ये फिनॉक्साइड आयन है कि नहीं है, इसी आयन को तो अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। भाई ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल है, और इस फिनॉल से जब ये H+ चला जाता है और इस ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव, यहाँ पे प्लस बन जाता है, तो यही तो आपका आयन क्या कहलाता है, फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। तो ये तो बन रहा है यहाँ पर, तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है इस आयन की तुलना में। इस वजह से ये जो डिस्कनेक्शन है फेवरेबल है, और इस टाइप का डिस्कनेक्शन होता है। आए बात समझ में। तो सबसे पहला काम क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिए और दोनों में से आपको रिएक्टिविटी देखनी होती है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, उसी के बेस पर अपन कर देते हैं अपना डिस्कनेक्शन। तो ये सिंथोन बन चुके हैं आपके, ठीक है, और इन सिंथोन से आप क्या बना दोगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दोगे। जनरली यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे H+ जोड़ देना, और यहाँ क्या जोड़ सकते हो, यहाँ इस कार्बन पे क्या जोड़ सकते हो, भाई हाइड्रोकार्बन का भाग है, ठीक है, ये कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, ठीक है, इस वजह से इस कार्बन पे क्या जोड़ सकते हो, कोई भी हेलोजन जोड़ सकते हो, जैसे OTS ही जोड़ दो इस बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टोसलेट ग्रुप या कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ग्रुप जोड़ के आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो आसानी से। इतना आप कर लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन की ओर। कीमोसेलेक्टिविटी की नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो क्या है, नेक्स्ट गाइडलाइन कहती है टारगेट मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव देन सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये भी कहोगे आप पढ़ लिया सर, ये भी क्या है, पढ़ चुके हैं अपन। टारगेट मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव देन सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट या जो रिएक्टेंट आप बना रहे हो टारगेट मॉलिक्यूल से, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तभी वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट स्टेबल, मतलब एकदम सही माने जाएंगे वो रिएक्टेंट, या वो जो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस प्रोसेस वो एकदम सही मानी जाएगी। ये बात अपन ने कल भी की थी, वही लाइन यहाँ पर दोबारा आ रही है, ठीक है। इस पर बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो अपन कैसे देखते हैं, देखिएगा। जनरली जैसे मैं बात करूँ आपके लिए, ये कोई एक एग्जाम्पल है। जनरली जो भी सिंथेसिस अपन ने किए हैं वो सभी क्या हैं, फेवरेबल हैं। क्यों फेवरेबल हैं, जितने भी सिंथेसिस अपन ने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस पीछे किए हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स के, वो सभी सही हैं। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होता है देन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से या फिर कहूँ रिएक्टेंट से। तो यहाँ पर आप जो चाहो आप वो एग्जाम्पल आप ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप क्या कराओगे, सबसे पहले बार डिस्कनेक्शन कराओगे, कार्बन हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड का आप डिस्कनेक्ट करवाओगे। तो जनरली अपन कहाँ से करवा सकते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा देंगे आसानी से, ठीक है। जैसे यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाएंगे, यहाँ क्या बनेगा, OH में डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। अब ये कार्बन ऑक्सीजन का डिस्कनेक्शन है, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा, प्लस H+ जुड़ सकता है। तो मैंने डायरेक्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिए हैं। और यहाँ पर क्या जुड़ सकता है, यहाँ पर सोचिए क्या जुड़ सकता है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या जोड़ सकते हो, OH भी जोड़ सकते हो, ठीक है। साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई हेलोजन ग्रुप भी जोड़ सकते हो, ताकि ये क्या बन जाए, ये बन जाए कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बन जाए COCl। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोस्जीन अपन बोलते हैं, COCl2 में, ठीक है। तो जनरली ये अपने पास क्या बन सकता है, कंपाउंड बन सकता है। तो ये कुछ सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, और दोनों क्या हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं देन इस टारगेट मॉलिक्यूल से। तो यही इसके लिए एक एग्जांपल देना है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जो भी आपको सिंथेसिस रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस याद है वही आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो याद है इसका मतलब वो सही है, क्यों सही है, क्योंकि वहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल कम रिएक्टिव है रिएक्टेंट से या सिंथेटिक इक्विवेलेंट से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल ग्रुप्स में रिएक्ट इफ प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन रिएक्टेंट। अब यहाँ थोड़ी सी बात अलग है, लाइन तो एज इट इज जो ऊपर वाला अपने गाइडलाइन पढ़ा वही की भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, मतलब आपको कोई टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा और वहाँ पर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। आइडेंटिकल ग्रुप से यहाँ मतलब है कि वहाँ उनमें आपको मिलेगी सिमेट्री, ठीक है। तब क्या होगा, प्रोडक्ट ग्रुप में रिएक्ट इफ प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन रिएक्टेंट, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा देन रिएक्टेंट। तो यही बात जो ऊपर है वही की बात यहाँ पर है। इसके लिए जो एग्जांपल अपन दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस ना करवा के मैं आपको एक सिंथेसिस बता रहा हूँ। जैसे एक सिंथेसिस अपन पढ़े, सपोज जैसे कोई दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर, ठीक है। इसकी मेटा पोजीशन पर है और ये ग्रुप इसकी मेटा पोजीशन पर है, दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हैं, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करवा देंगे, सॉरी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिंथेसिस बता रहा हूँ, तो सिंगल लाइन एरो। यहाँ आप क्या करवा सकते हो, ये आपको जो रिएक्टेंट है
फिलहाल ये रिएक्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट बनाना है। आपको दो नाइट्रो ग्रुप दिख रहे हैं, मतलब दोनों नाइट्रो ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनका आसानी से क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, अपचयन हो सकता है। अपचयन पर क्या देंगे नाइट्रो ग्रुप, एमीन ग्रुप देते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो कोई भी एक नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव है या प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों, दो नाइट्रो ग्रुप हैं, दोनों नाइट्रो ग्रुप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे रिड्यूस्ड होने की। तो ये तो दोनों ही पार्टिसिपेट करना चाहेंगे रिएक्शन में, ताकि दोनों रिड्यूस हो जाएँ। लेकिन यहाँ क्या है, प्रोडक्ट कम रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप है जो कि रिड्यूस होना चाहेगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है। इसलिए अगर आप इस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाओगे, मतलब एक्चुअल में जब आप रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवाओगे किसका, इस प्रोडक्ट से इस रिएक्टेंट के बनाने के दौरान, तब क्या होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट तो पहले से ही क्या है, लेस रिएक्टिव है, और रिएक्टेंट तो पहले से ही मोर रिएक्टिव है। तब आपको ये रिएक्शन रिवर्स करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यही बात ये कह रहा है कि वन ऑफ द टू आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट जब हों, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सिमेट्री भी है, सिमेट्री क्यों है, क्योंकि जब आप इस एक्सेस से इसको काटोगे, इस एक्सेस से जब इसको काटोगे आप, कोई एक्सेस गुजारोगे या फिर यहाँ से कोई प्लेन कट करोगे, तो दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये बस यही रिप्रेजेंट करा, ज़्यादा कुछ अलग बात नहीं है, जो पढ़ी है वही बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट गाइडलाइन में क्या है, नेक्स्ट गाइडलाइन में आपको दिया हुआ है वन ऑफ द टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप में रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट। ये गाइडलाइन कहती है कि अगर आपको दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप मिल जाएँ तो उनमें से केवल एक ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो भी रिएजेंट के एक ही इक्विवेलेंट के साथ, एक ही तुल्यांक के साथ रिएक्ट करेगा, कहूँ एक ही मोल के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे मैं फर्दर एग्जांपल की बात करूँ, ये कोई एग्जांपल है जैसे, ठीक है, आपको दिख रहा है दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, OH OH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों किस पोजीशन पर हैं, 1 3 पोजीशन पर हैं, क्यों, क्योंकि इससे अटैच नेक्स्ट कार्बन 1 नंबर 2 नंबर 3, तो इसको 1 3 डाइफंक्शनल भी अपन बोल सकते हैं, नहीं कि बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में तो क्या है, 1 3 डाइफंक्शनल है, आप आसानी से इसको बोल भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक जनरल वे बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्या है रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मेरा क्या है, एक रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट जो है ये फर्दर आगे किस किस से रिएक्ट कर सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्या ले लूँ, कोई सपोज जैसे मैं कोई एसिड ले लेता हूँ H+, ठीक है, ये कोई एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों रिएक्टिव हैं, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन्स क्या चाहेंगे, अपने लोन पेयर से इस H+ को देना चाहेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट तो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, अपने आप ही रिएक्टिव हो गया। लेकिन कंडीशन यही है, जब आपको दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप मिलें और उस कंपाउंड में क्या हो, सिमेट्री भी हो, सिमेट्री है ना, देखिएगा यहाँ से एक प्लेन गुजारी, आप यहाँ से एक प्लेन गुजारी, ये प्लेन एकदम, ठीक है, कौन सा प्लेन, ये एक प्लेन आप यहाँ से गुजारिए, ये प्लेन गुजारोगे तो इधर भी एक कार्बन आएगा, इधर भी एक कार्बन आएगा, फिर OH फिर OH, यानी सिमेट्री है, और साथ में दोनों फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, केवल दोनों रिएक्ट ना करके केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, मान लिया मैंने ये क्या होता है यहाँ से, सॉरी यहाँ पे कोई बेस रिएक्ट कर रहा है, कोई बेस रिएक्ट कर रहा है OH-, ठीक है, कोई OH- को क्या चाहिएगा, H+ चाहिएगा, तो OH+ यहाँ से भी जा सकता है और OH+ यहाँ से भी जा सकता है। लेकिन क्या होगा, दोनों जगह से नहीं जाएगा, केवल एक ही जगह से जाएगा, चाहे यहाँ से चले जाओ या चाहे यहाँ से चले जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड में पहली बात तो सिमेट्री है, दूसरी बात दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। तो इस वजह से केवल इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा। तो कोई भी OH- क्या करेगा, ऐसे H+ ले लेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस आ जाएगा, ठीक है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। देन अपन कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे मैं कहूँ CH3Cl, कोई मैथिल क्लोराइड आया, ठीक है, और ये मैथिल क्लोराइड में क्या होगा, CH3 पे प्लस चार्ज होगा, क्लोरीन पे माइनस होगा, तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। या कहूँ ये ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, CH3+ को दे देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, OH-OCH3। तो इस टाइप का क्या बन सकता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये प्रोडक्ट वैलिड है या नहीं है वो कैसे देखेंगे, बस एक ही बात, रिएक्टिविटी देख लो, रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है उस प्रोडक्ट से, क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्या है, दो OH ग्रुप हैं जो किसी बेस के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा है। यहाँ तो क्या है, अगर अब कोई बेस और रिएक्ट करेगा अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही OH है जो अपना H+ दे सकता है, आई बात समझ में। जबकि यहाँ जब बेस ने रिएक्ट किया तब पॉसिबिलिटी थी कि ये भी H+ दे सकता है और ये भी H+ दे सकता है, तो यहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, या कहूँ इस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इस प्रोडक्ट से,
तो अपन समझ जाएंगे कि जब रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो प्रोडक्ट से तो इसका मतलब अपनी रिएक्शन एकदम सही है। अब अगर आप इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवाओगे, ठीक है, तो वो भी एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किसके साथ होगा? डबल लाइन एरो लगाओगे। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया साइन। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाओगे तो डबल लाइन एरो का यूज करोगे आप, ठीक है, तो वो एकदम सही सिंथेसिस या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है जब रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट बनाया तो अपने को पता चल गया है कि ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है प्रोडक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं व्हेन टू ग्रुप्स आर नियरली बट नॉट क्वाइट आइडेंटिकल। अब इस गाइडलाइन और इस गाइडलाइन में फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क यही आएगा, यहाँ सिमिट्री थी, दोनों फंक्शनल ग्रुप भी सेम थे, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप थे, मॉलिक्यूल में सिमिट्री भी थी, तब एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर गया, कोई भी एक रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही हो लेकिन मॉलिक्यूल में सिमिट्री नहीं हो, तब कह रहा है देन अवॉइड अटेम्प्ट टू मेक ओनली वन ऑफ देम रिएक्ट। तब आप इस चीज़ को अवॉइड कर दो कि केवल एक ही रिएक्ट करेगा, इस चीज़ को अवॉइड करोगे आप, ठीक है। अवॉइड अटेम्प्ट टू मेक ओनली वन ऑफ देम रिएक्ट, उनमें से केवल एक रिएक्ट करेगा, इस चीज़ को अवॉइड कर दो। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूँ, सपोज यहाँ पे कोई OH ग्रुप है इस कार्बन पे, ठीक है, और इस कार्बन पे भी क्या है, कोई OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या करवा रहा हूँ, किसी बेस के साथ जैसे मैंने करवा दी रिएक्शन, यहाँ भी बेस के साथ ही अपन ने रिएक्शन करवाई थी ऊपर, ठीक है, यहाँ भी बेस के साथ रिएक्शन करवाई, क्योंकि बेस क्या करता है, H+ खाने आता है, H+ है अपने पास प्रेजेंट यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, तो ये बेस रिएक्ट करेगा यहाँ पर। अब बेस क्या है, यहाँ से भी H+ ले सकता है, यहाँ से भी H+ ले सकता है। अपने अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, दो फंक्शनल ग्रुप सेम हैं और तो बेस क्या करेगा, किसी भी एक के साथ H+ ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है, डाई फंक्शन दोनों एक फंक्शनल ग्रुप एक जैसे तो हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या है, सिमिट्री नहीं है। क्या नहीं है? सिमिट्री नहीं है। तो अगर आपने ऐसी रिएक्शन करवा दी भूल से, अगर आपने ऐसी रिएक्शन करवा दी भूल से कि कहीं से भी एक H+ रिमूव कर दिया और ये आयन बना दिया और फिर इस पर जैसे मेथिल क्लोराइड की फिर से रिएक्शन करवा दी और आपने ये प्रोडक्ट बना दिया, तो ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है ये गलत हो जाएगा, रिएक्शन ही गलत हो जाएगी, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सिमिट्री नहीं है। अगर आप यहाँ से इस प्लेन से अगर आप कट करोगे, इसको मिडिल से एकदम कट करोगे, देखिएगा क्योंकि मिडिल कार्बन यही आ रहा है, ठीक है, कट करोगे तो क्या होगा, इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, फिर इधर एक कार्बन, इधर भी कार्बन, OH OH, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, लेकिन इधर तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि इस कार्बन से तो एक कार्बन और जुड़ चुका है, तो मॉलिक्यूल में सिमिट्री नहीं रही अब। तभी तो लिखा है कि दो ग्रुप्स क्या हो, नियर हो, पास पास तो हैं ही, लेकिन नॉट क्वाइट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं हो, आइडेंटिकल थोड़ी ना होंगे अब दोनों फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि क्या है, वो जो अटैच्ड जो भी कार्बन्स रख रहे हैं वो सिमिट्री नहीं है उनमें, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा, अगर आप सोचोगे कि उनमें से केवल एक ही रिएक्ट करेगा और इस टाइप का प्रोडक्ट बना देगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, उस टाइम में दोनों रिएक्ट करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ जो ये रिएक्टेंट है ये कम रिएक्टिव होगा इस प्रोडक्ट से, तो ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी कीमो सेलेक्टिविटी की, 5 गाइडलाइन मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद।